साथियों नमस्कार। पिछले भाग में हमने डीएनए और आरएनए के संबंध में बात की थी और उनसे संबंधित उनके कार्यों की भी संक्षेप में चर्चा की थी। आज हम कुछ और चर्चा करेंगे इसी संबंध में। जो आपका आरएनए और डीएनए मिलकर के प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, तो चूंकि आप जानते हैं कि डीएनए में विशिष्ट क्षार अनुक्रम में कोडित आनुवंशिक सूचनाएं होती हैं, ये आरएनए द्वारा प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती हैं। एक क्रिया आपकी दो पदों में संपन्न होती है, ये भी आप पढ़ चुके हैं। पहला होता है ट्रांसक्रिप्शन यानी अनुलेखन और दूसरी होती है अनुवादन यानी ट्रांसलेशन। अब चूंकि आरएनए की जो संरचना होती है वो सिंगल हेलिक्स की होती है, सिंगल स्ट्रैंड यानी एक रज्जुक की होती है। कभी कभी ये द्वितीय का संरचना में दिखाई देता है, तो ये द्वितीय संरचना इसकी बनती है तो उनकी एक ही रज्जुक के स्वयं के मुड़ने से बनती है। आरएनए के प्रकार भी आपने पिछले उसमें पढ़ चुके हैं आप। आरएनए में मुख्य रूप से दो वर्ग आपने बांटे थे, एक आनुवांशिक आरएनए और दूसरे नॉन आनुवांशिक यानी आनुवांशिक। तो जो आनुवांशिक हैं वो उन जीवों में पाए जाते हैं जिसमें डीएनए नहीं पाया जाता, उनके आरएनए ही आनुवांशिकता का काम करते हैं, इसलिए वो आनुवांशिक आरएनए कहलाते हैं। लेकिन जिन जीवों में डीएनए पाया जाता है तो उनमें जो आरएनए होता है वो अनआनुवांशिक होता है। अनआनुवांशिक आरएनए को भी हम तीन वर्गों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से मनुष्य में जो पाया जाता है वो एक तो होता है मैसेंजर आरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, दूसरा होता है राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए, और तीसरा होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए यानी स्थानांतरण आरएनए। तो इस तरह से ये तीन आरएनए के प्रकार आपने पढ़े थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना, जिन्होंने जेनेटिक कोड ज्ञात करने के लिए जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य रहा। आज हम बात करेंगे अंगुली छापन, डीएनए अंगुली छापन की, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। जैसा आप जानते हैं कि कानूनी तौर पे जो अंगूठे के जो निशान हैं, आपकी उंगलियों के निशान हैं, वो अभी तक मान्यता प्राप्त किए हुए हैं। अभी भी आपके आधार कार्ड में या कहीं पे जब पहचान की बात होती है, चाहे आपके एग्ज़ाम में बैठते हो तो एग्ज़ाम में भी आपके अंगूठे लगाए जाते हैं। ये इस बात को दर्शाते हैं कि ये जो फिंगरप्रिंट हैं, आपके जो अंगूठों के निशान हैं, ये यूनिक होते हैं सभी के। माने व्यक्ति की पहचान के लिए ये एक यूनिक चिन्ह होते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा या असल चिकित्सा के द्वारा लोगों के अंगूठे बदल जाते हैं। अंगूठों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको चेंज करने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसे में या किसी कारणवश आपकी उंगली अंगूठे में कोई डिसऑर्डर आ जाए, कोई कभी कभी घिस भी जाते हैं, लोगों के निशान नहीं पकड़ पाता है। ऐसे में जो डीएनए होता है मनुष्य का, ये डीएनए का एक विशिष्ट अनुक्रम होता है जो कि हर मनुष्य का एक अपना अद्वितीय अनुक्रम होता है। उसकी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी वो एक जो सीक्वेंस होता है, जो अनुक्रम होता है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होता है। इसलिए मनुष्य की पहचान के लिए डीएनए का उपयोग करते हैं, और ये डीएनए को किसी भी चिकित्सा के द्वारा बदलना अभी तक संभव नहीं हो पाया है। इसलिए ये मनुष्य की अद्वितीयता की पहचान के लिए डीएनए का उपयोग किया जाता है। इसी को हम डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसके कुछ कार्य इस तरह हैं। जो फॉरेंसिक साइंस की जो लैब होती हैं यानी विधि संबंधी प्रयोगशालाएं होती हैं, उनमें अपराधी की पहचान आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से कर सकते हैं। उसके अपराधी के कोई बाल है, नाखून है या कोई और कोशिका ले लें, उससे उसकी पहचान हो जाती है। क्योंकि सारी जो कोशिकाएं होती हैं, सबका जो डीएनए का सीक्वेंस होता है बिल्कुल सेम होता है। तो मनुष्य का एक किसी भी जगह की, जैसे अपराधी ने अपराध करते समय कहीं उसके बाल गिर गए या कोई ना कुछ गिर गया उसका, तो उससे भी उसकी पहचान की जा सकती है। दूसरा इसका उपयोग है किसी व्यक्ति की पैतृकता को निर्धारित कर सकता है कि किस ग्रुप का, यानी किसी बच्चे की पहचान की जा सकती है कि वो किसका पुत्र है या पुत्र के
हिसाब से पिता की पहचान की जा सकती है। जैसे किसी दुर्घटना में कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया, उसकी पहचान के चेहरे वगैरह सब उसके विकृत हो गए, तो ऐसे में डीएनए से तुलना करके, किसी परिवारजन के डीएनए से उसकी तुलना करके उसकी पहचान की जा सकती है। और जैव विकास में भी एक प्रजाति समूह की पहचान के लिए भी डीएनए का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जो डीएनए है वो कभी चेंज नहीं होता है, इसलिए ही लाखों वर्षों से ये प्रजातियां अलग अलग अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण घटक है हार्मोन्स। हार्मोन वे महत्वपूर्ण अणु होते हैं जो कोशिकाओं के मध्य संदेश वाहक का कार्य करते हैं और शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी ये अपने से जो उत्पाद होते हैं उनके वो सीधे रक्तधारा पर प्रवाहित करते हैं। इनको हम नलिका विहीन ग्रंथियाँ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नलिका विहीन ग्रंथियाँ। इनमें कोई इनकी कोई ट्रैक्ट नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, उसमें से सीधे सीधे रक्त में जी अपने जो इनके उत्पाद हैं यानी हार्मोन है वो रक्त में ही पहुंचा देते हैं। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इनको इतने महत्वपूर्ण है कि ये शरीर के नियंत्रण और समन्वय में काम आते हैं। इनको हम ब्रह्मा विष्णु महेश की संज्ञा भी दे सकते हैं। इतने महत्वपूर्ण है ये कि इनकी थोड़ी सी मात्रा में यदि परिवर्तन हो जाए तो ये शरीर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इनका इनकी जो मात्रा है वो नियंत्रित होना बहुत आवश्यक होती है। अब इनको मुख्य रूप से हम 3 वर्गों में बांटते हैं। रासायनिक रूप से ये 3 वर्गों में आते हैं। पहला है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड हार्मोन्स, जो स्टेरॉल उसमें होता है और बाकी उसके व्युत्पन्न होते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो सेक्स हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन है, एंड्रोजन है, ये आते हैं इसके अंतर्गत। मेल सेक्स हार्मोन है, फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं, ये स्टेरॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। आगे हम विस्तार से इसको देखेंगे। दूसरा वर्ग है पॉलीपेप्टाइड का। इनमें आते हैं जैसे इंसुलिन, एंडोर्फिन, ये बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। तीसरा वर्ग है एमिनो अम्ल व्युत्पन्न का, एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन। इनको एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम और है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, ये 2 हार्मोन हैं। ये आपके एमिनो अम्ल व्युत्पन्न हैं। अब हम इनके मुख्य कार्य देख लें। हार्मोन का मुख्य कार्य ये है शरीर की जैविक क्रियाओं में संतुलन बनाए रखना। आपने इंसुलिन का नाम सुना ही होगा। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। रक्त में जब ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इंसुलिन निकलने लगता है और ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को घटा देता है। यदि किसी के शरीर में इंसुलिन का बनना बंद हो जाए तो उसको डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी हो जाती है। इसको बहुमूत्रता या शक्कर की बीमारी भी कहते हैं। तो ये भी मनुष्य को धीरे धीरे ख़त्म कर देती है, मनुष्य के वजन को कम कर देती है, मनुष्य की सारी व्यवस्थाएं बिगड़ जाती हैं। इसी के जैसा एक और हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन। ये उसका विपरीत काम करता है। ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। जब कभी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बहुत कम हो जाती है तो ये ग्लूकागॉन निकलता है। ये इंसुलिन के अपोजिट काम करता है। अब बात करें हम एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की। इनका दूसरा नाम आपको पता ही है, एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन नाम है इनके। ये बाह्य उद्दीपक के प्रति प्रतिक्रिया करने में मध्यस्थता करते हैं। यानी जब कभी हमें संकट के समय अति सक्रियता की ज़रूरत होती है या संकट के समय अधिक शक्ति की ज़रूरत होती है, तब ये हार्मोन्स हमें जो रिलीज होते हैं और शरीर में जो ऑक्सीडेशन की मात्रा है, चयापचय की मात्रा को तेज कर देते हैं और अतिरिक्त शक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। ये हार्मोन वही संकटकालीन हार्मोन भी कहलाता है। और ये थायरॉक्सिन, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा, थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है। ये अमीनो अम्ल का टायरोसिन, जो अमीनो अम्ल में जो टायरोसिन है उसका आयोडीन व्युत्पन्न है। ये जो थायराइड ग्रंथि है इसको हम हिंदी में अवटु ग्रंथि भी कहते हैं। तो इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है उसको हाइपोथायरॉयडिज्म या अवटुता भी कहते हैं। जहाँ पे अब शब्द जुड़ा है उसका मतलब होता है कम होना। तो जो थायराइड ग्रंथि
से यदि थायरॉक्सिन की कमी हो जाए, उसमें कम थायरॉक्सिन बने, तो इस स्थिति को हम बोलते हैं हाइपोथायराइडिज्म यानी अबड़ता। ये अकर्मण्यता या मोटापा उत्पन्न करता है। अकर्मण्यता मतलब आलसी हो जाना, किसी काम करने की इच्छा नहीं होना, मोटापा बढ़ जाना, ये इस थायरॉक्सिन की कमी के लक्षण हैं। और ये जो थायराइड होती है वो वृद्धि को भी नियंत्रित करती है, उसके विकास को भी नियंत्रित करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कोई बहुत बौना रह जाता है तो कोई बहुत लंबा हो जाता है। ये सब थायराइड के विकृति के लक्षण हैं। और आजकल तो थायराइड की विकृति बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है। उससे जो मानसिक तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, लोग एकाएक कमजोर होने लगता है मनुष्य। अब थायरॉक्सिन की अधिकता से जो उत्पन्न परेशानी होती है उसको हम अति अबड़ता यानी हाइपर थायरॉयडिज्म कहते हैं। ये इसके जो मुख्य लक्षण है वो है अति सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी। लोग बहुत अधिक चंचल हो जाते हैं, बहुत अधिक काम करने लगते हैं और उनका शरीर कृशकाय हो जाता है, यानी दुबलापन आ जाता है उसमें। तो ये सारे जो लक्षण होते हैं वो आहार में आयोडीन की कमी से उत्पन्न होते हैं। और जब आयोडीन की कमी होती है तो गलगंड यानी ग्वाइटर रोग हो जाता है, जिसको घेंगा रोग भी कहते हैं। इसमें गले के पास सूजन आ जाती है। ये जो थायराइड ग्रंथि होती है उसकी साइज बढ़ जाती है। इससे बचने के लिए खाने में आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। और जो आयोडीन युक्त नमक है वो NaCl में Na यानी सोडियम आयोडाइड को मिलाकर के इसकी पूर्ति की जाती है। यानी जो आयोडीन नमक होता है उसमें क्या मिला रहता है? सोडियम आयोडाइड, Na। और जो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हैं बहुत महत्वपूर्ण है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म यानी जो चयापचय की प्रक्रिया है उसको नियंत्रित करते हैं। ये हृदय यानी जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज हैं उनको भी प्रेरित करते हैं। ये पेशियाँ, मस्तिष्क, हड्डियाँ इत्यादि पर भी को प्रभावित करते हैं। यानी जो हड्डियाँ का जो बनना है, टूटना है, ये भी प्रभावित होता है इससे। इसीलिए मनुष्य को आहार में आयोडीन की उचित मात्रा हमेशा बनाए रखना चाहिए। अब बात करें स्टेरॉयड हार्मोन्स की। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन्स हैं जो मनुष्य यानी जो मेल के एड्रीनल कॉर्टेक्स यानी वृषण में बनते हैं। और जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं वो गोनेड ग्रंथि यानी डिंब ग्रंथि में बनते हैं। ये हार्मोन मनुष्य के शारीरिक क्रियाकलापों को नियंत्रित करते हैं। इनमें कुछ हैं ग्लूकोकॉर्टिकाइड। ये ग्लूकोकॉर्टिकाइड हैं जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय को नियंत्रित करते हैं। ये जो जलन उत्पन्न होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको घटाता है। तनाव के प्रति प्रतिक्रिया भी प्रभावित करता है। मिनरेलो कॉर्टिकाइड है ये गुर्दों से उत्सर्जित होने वाले जल और लवण की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये यदि ठीक से काम ना करे तो एडिशन डिजीज हो सकती है। जो एडिशन डिजीज है ये हाइपोग्लाइसीमिया उत्पन्न कर सकती है, दुर्बलता और तनाव के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाती है। और यदि इसका इलाज समय पर ना हो तो ये रोग घातक हो सकता है। फीमेल्स के जो गोनेड ग्रंथियाँ यानी जो डिंब ग्रंथियाँ उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन बहुत महत्वपूर्ण है। ये गौड़ स्त्री लक्षणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। और जो एस्ट्रोजन होता है उसका एक फॉर्म है एस्ट्रोडाइल। एस्ट्रोडाइल है जो प्रेगनेंसी या मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेनोपॉज इत्यादि को प्रभावित करता है। ये इन लक्षणों के अलावा आपके मस्तिष्क, हृदय, हड्डियां और त्वचा आदि को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। इसीलिए इन हार्मोन्स को नियंत्रित रखना अति आवश्यक होता है। दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। ये जो प्लेसेंटा से निकलता है, ये जब प्रेगनेंसी होती है तब उसको सपोर्ट करता है और एस्ट्रोजन को नियंत्रित करता है। और ये जो फर्टिलाइज्ड एग है ओवुलेशन के बाद ये निकलता है और ये प्लेसेंटा से ही निकलता है। और ये गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।
अब बात करें मेल सेक्स हार्मोन्स की, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये पुरुष की गौण लक्षणों के लिए उत्तरदायी होता है, जैसे दाढ़ी मूंछ निकलना, आवाज़ का भारी होना, ये इन चीज़ों से प्रभावित होता है ये। इसका जो आप फॉर्मूला है यहाँ देख रहे हैं, इसकी जो संरचना है वो इस तरह रहती है टेस्टोस्टेरोन की। ये जो आप दूसरी संरचना देख रहे हैं ये आपकी एस्ट्रोडाइल की है, जो एस्ट्रोजन का व्युत्पन्न है। और कुछ जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं वो उसकी संरचना यहाँ दिखाई दे रही है। इसमें एक अमीनो समूह रहता है और बाकी बहुत सारे इसमें एमिनो एसिड होते हैं और एक एमाइड समूह है नीचे, और एमीन ग्रुप वाले हैं, जैसे कि एडेनिन है, इसकी संरचना ये दिखाई दे रही है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो जैव अणु हैं मनुष्य के शरीर के जो क्रियाकलापों को के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हों, वो हमें शरीर को ऊर्जा देते हैं, उस शरीर के निर्माण में काम कराते हैं, चाहे अपने प्रोटीन्स हों जो DNA RNA एंजाइम के माध्यम से हमारे शरीर में रहते हैं, उसको नियंत्रित करते हैं, चाहे वो हार्मोन हों। तो जो हमारे शरीर में जो ये रसायन पाए जाते हैं ये शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, उनको चलाते हैं। ये अति महत्वपूर्ण है और आप सबको चाहिए कि इसके बारे में अधिक से अधिक नॉलेज प्राप्त करें और अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपनी सहायता करें।